हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डेलर गए फर्स्ट सेमेस्टर का जो हम लोगों का पहला पेपर है वो है बाल विकास का। तो उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग क्या करिएगा, क्वेश्चन के आंसर देते चलिएगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि हमको आता कितना है। इसकी जो थ्योरी है मैंने वो आपको करा दिया है। तो अगर आप लोगों ने थ्योरी वाली क्लास ना देखा हो तो उनको देखिए और क्या करिए, नोट्स भी बनाइए। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन कहलाता है। परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन कहलाता है तो क्या कहलाता है। पहला कह रहा है कल्पना, दूसरा कह रहा है चिंतन, तीसरा कह रहा है तर्क और चौथा कह रहा है स्मृति। तो इसका जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कल्पना। क्या हो जाएगा, कल्पना। चलिए हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से समायोजित किया जाना कहलाता है। क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से समायोजित किया जाना कहलाता है। तो क्या कहलाता है। पहला कह रहा है तर्क, दूसरा कह रहा है चिंतन, तीसरा कह रहा है कल्पना और चौथा कह रहा है स्मृति। तो इसका जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा तर्क। क्या हो जाएगा, तर्क। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है। किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है तो क्या कहलाता है। पहला कह रहा है शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा कह रहा है संवेगात्मक विकास, तीसरा कह रहा है मानसिक स्वास्थ्य, चौथा कह रहा है उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को चित्रांकित करने वाली वक्र रेखा कहलाती है। क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को चित्रांकित करने वाली वक्र रेखा कहलाती है। तो क्या कहलाती है। पहले इसमें जो ऑप्शन है वो कह रहा है अधिगम वक्र, दूसरा कह रहा है पठार चक्र, तीसरा कह रहा है संप्राप्ति वक्र और जो चौथा है वो कह रहा है बुद्धि लब्धि वक्र। तो इसका जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पठार चक्र। क्या हो जाएगा, पठार चक्र। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तब वह चीज़ों को जल्दी से सीखता है। यह थार्नडाइक के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि जब कोई बालक सीखने के लिए तत्पर होता है यानी जब बच्चे का मन होता है तो वो चीज़ों को क्या करता है, जल्दी से सीख जाता है। तो ये किस नियम के अंतर्गत आता है। पहला कह रहा है प्रभाव का नियम, दूसरा कह रहा है तत्परता का नियम और तीसरा कह रहा है अभ्यास का नियम और जो चौथा है वो कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा तत्परता का नियम। क्या हो जाएगा, तत्परता का नियम। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हम लोग अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थितियों के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है। पहला कह रहा है प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, दूसरा कह रहा है संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, तीसरा कह रहा है अनुकरण का सिद्धांत और जो चौथा है वो कह रहा है अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। क्या हो जाएगा, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है वो क्या कहलाते हैं। पहला कह रहा है अर्जित प्रेरक, दूसरा कह रहा है जागृत प्रेरक, तीसरा कह रहा है निर्देशित प्रेरक और जो चौथा है वो कह रहा है व्यवहार के परिचालक प्रेरक। तो इसका जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अर्जित प्रेरक। क्या हो जाएगा, अर्जित प्रेरक। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अधिगम, धारण, पुनः स्मरण तथा पहचान आदि प्रक्रियाएं आती हैं तो किसके अंतर्गत आती हैं। क्या क्या, अधिगम, धारण, पुनः स्मरण तथा पहचान आदि प्रक्रियाएं किसके अंतर्गत आती हैं। पहला कह रहा है ध्यान के अंतर्गत, दूसरा कह रहा है कल्पना के अंतर्गत, तीसरा कह रहा है रुचि के अंतर्गत और जो चौथा वो कह रहा है स्मृति के अंतर्गत। तो इसका जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा। तो इसका जो
राइट आंसर है वो हो जाएगा स्मृति के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? स्मृति के अंतर्गत। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त को दो बराबर भागों में बांटता है तो क्या कहलाता है? वह प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त को दो बराबर भागों में बांटता है तो वो क्या कहलाता है? पहला कह रहा है समांतर माध्य, दूसरा कह रहा है माध्यिका, तीसरा कह रहा है बहुलक और जो चौथा है तो वो क्या कहलाता है? चौथा कह रहा है उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? माध्यिका हो जाएगा। ठीक है, ये क्या करती है? दो बराबर भागों में बांटती है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 सूत्र में मापन किया जाता है। किसका किया जाता है? अर्जित ज्ञान का, बुद्धि लब्धि का, आयु का और लंबाई का। तो इसका जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा बुद्धि लब्धि का। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 ये किसका सूत्र है? ये बुद्धि लब्धि के मापन के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसका उपयोग करते हैं। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हम लोग अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना क्या कहलाता है? पहला कह रहा है सामयिक भिन्नता, दूसरा कह रहा है बौद्धिक भिन्नता, तीसरा कह रहा है शारीरिक भिन्नता और चौथा कह रहा है वैयक्तिक भिन्नता। तो इसका जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वैयक्तिक भिन्नता। क्या हो जाएगा? वैयक्तिक भिन्नता। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्ति को कठिनाई होती है। तो संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्ति को किस चीज़ में कठिनाई होती है? पहला कह रहा है शारीरिक विकास में, दूसरा कह रहा है बौद्धिक विकास में, तीसरा कह रहा है व्यवसायिक विकास में, चौथा कह रहा है समायोजन में। तो इसका जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बौद्धिक विकास में। किस में कठिनाई होती है? बौद्धिक विकास में। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिगमंड फ्रायर द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को कहा जाता है। तो सिगमंड फ्रायर द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? पहला कह रहा है शारीरिक विकास का सिद्धांत, दूसरा कह रहा है भावात्मक विकास का सिद्धांत, तीसरा कह रहा है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, चौथा कह रहा है ज्ञानात्मक सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। क्या हो जाएगा? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैकडूगल ने कितने प्रकार के संवेग बताए हैं? ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में कराया था। तो मैकडूगल ने कितने प्रकार के संवेग बताए हैं ये आप लोगों को बताना है। पहला कह रहा है 3 प्रकार के, दूसरा कह रहा है 5 प्रकार के, तीसरा कह रहा है 7 प्रकार के और जो चौथा है वो क्या कह रहा है? 14 प्रकार के। तो इसका जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 14 प्रकार के। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की अवस्था क्या कहलाती है? पहला कह रहा है शैशवावस्था, दूसरा कह रहा है प्रौढ़ावस्था, तीसरा कह रहा है बाल्यावस्था और जो चौथा है वो क्या कह रहा है? नवजात अवस्था। तो इसका जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा शैशवावस्था। जन्म से लेकर जो हमारी 5 साल तक की उम्र होती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है शैशवावस्था। इसके बाद फिर हमारी आती है बाल्यावस्था जो कि होती है 6 से लेकर 12 साल तक की। फिर आती है किशोरावस्था जो कि होती है 12 साल से लेकर 18 साल तक की। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का ये कथन किसने कहा था? यानी ये कथन किसके द्वारा कहा गया था कि शारीरिक विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है? भोजन के लिए। जब हम लोग भोजन अच्छे से नहीं करेंगे तो हम लोग का शरीर की जो ग्रोथ है तो वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगी। उसी प्रकार हम लोग को समाज में बातचीत करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? शिक्षा की आवश्यकता होती है। तो ये कथन किसका है? पहला कह रहा है स्किनर, दूसरा कह रहा है ड्यूवी, तीसरा कह रहा है वुडवर्थ और चौथा कह रहा है अरस्तु। तो इसका जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वुडवर्थ हो जाएगा। ऐसा किस मनोवैज्ञानिक ने कहा? ऐसा कहा है वुडवर्थ नामक मनोवैज्ञानिक ने। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? पहला कह रहा है बुद्धि, दूसरा कह रहा है यौन, तीसरा कह रहा है अंतःस्रावी ग्रंथियां और चौथा कह रहा है उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि विकास को सभी चीज़ें क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। टोली की आयु किसे कहा जाता है? ये जो क्वेश्चन है डीएलएड में तो इम्पॉर्टेंट है, ये मार्केटेड सीटेड के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग क्या करिए, एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझते चलिए। पहला को अब जो हम लोग का अगला क्वेश्चन आ रहा है वो कह रहा है टोली की आयु कहते हैं किसको कहते हैं? किशोरावस्था को, बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को या फिर युवा अवस्था को। तो इसका जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बाल्यावस्था को। टोली की अवस्था किसे कहते हैं? बाल्यावस्था को। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वह प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। यह कथन किसका है? पहला कह रहा है फ्रायड का, दूसरा कह रहा है क्रो एंड प्रो का, तीसरा कह रहा है हरलॉक का और जो चौथा है वो कह रहा है थॉर्नडाइक का। तो इसका जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हरलॉक का। ऐसे किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था? ऐसा हरलॉक नामक मनोवैज्ञानिक ने कहा था। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? पहला कह रहा है खेलकूद की, बिल्कुल खेलकूद की छूट बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। दूसरा कह रहा है खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। तीसरा कह रहा है गुरुकुल प्रणाली द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। चौथा कह रहा है पिटाई करने वाले अध्यापक द्वारा शिक्षा देनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है दूसरा हो जाएगा। क्या कह रहा है? खेल एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से क्या करनी चाहिए? शिक्षा देनी चाहिए। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला कह रहा है स्नेह और सहानुभूति व्यवहार, दूसरा कह रहा है सद आचरण प्रस्तुत करना, तीसरा कह रहा है उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग और जो चौथा है वो कह रहा है उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है? पहला कह रहा है सीखना, दूसरा कह रहा है तर्क, तीसरा कह रहा है चिंतन और चौथा कह रहा है कल्पना। तो इसका जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा चिंतन। क्या हो जाएगा? चिंतन। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कल्पना के विकास के लिए शिक्षा में निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला कह रहा है भाषा विकास पर, दूसरा कह रहा है कहानी सुनना, तीसरा कह रहा है काल्पनिक खेलों एवं क्रियाओं के अवसर और जो चौथा वो कह रहा है उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी सब पर क्या करना चाहिए? ध्यान देना चाहिए। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि थॉर्नडाइक ने दिया, किसका दिया नियम? प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता के नियम और जो चौथा कह रहा है वो कह रहा है उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेरणा होती है, प्रेरणा कैसी होती है? सकारात्मक, नकारात्मक, विकल्प आ और जो आ और बा है दोनों सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा? तो प्रेरणा कैसी होती है? प्रेरणा होती है सकारात्मक। क्या होती है? सकारात्मक होती है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत है। पहला कह रहा है मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, दूसरा कह रहा है समान तत्वों का सिद्धांत, तीसरा कह रहा है सामान्यीकरण का सिद्धांत और जो चौथा वो कह रहा है उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वह प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं? अर्जित प्रेरक, जागृत प्रेरक, निर्देशित प्रेरक या फिर व्यवहार को परिचालित प्रेरक। तो इसका जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा? जो क्या करता है? व्यक्ति स्वयं से मतलब प्राप्त करता है। तो ये हमारे हो जाते हैं अर्जित प्रेरक। क्या हो गए? अर्जित प्रेरक। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। ये कथन किसका है? वुडवर्थ का है, मैकडोगल का है, स्किनर का या फिर रॉस का है? तो इसका जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा स्किनर का। किसका है? स्किनर का। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आंकड़ों के प्रकार हैं अवर्गीकृत, वर्गीकृत, अवर्गीकृत व वर्गीकृत दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा तीसरा, यानी अवर्गीकृत भी और वह वर्गीकृत दोनों होते हैं। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग है, कौन सा है? 0 से 18 साल, 20 से 18 साल या फिर 25 से 35 साल या फिर 35 से ऊपर। तो बाल्यावस्था के अंतर्गत जो हमारी एज आती है तो कहाँ से कहाँ तक की आती है? 20 से लेकर 30 साल तक की आती है। ठीक। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या फिर सभी अवस्थाओं में। तो इसका जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा किशोरावस्था में। किशोरावस्था में क्या होता है? बुद्धि का जो विकास होता है वो लगभग क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है, कितनी होती है? पहला कह रहा है 100, फिर कह रहा है 205, तीसरा कह रहा है
270 और जो चौथा है वो कह रहा है 350। तो इसका जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 270। ठीक, कितनी होती हैं, 270 होती हैं। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है तो क्या है, प्रेरणा, ध्यान, रुचि और स्मृति। इसका जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा रुचि। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सीखने की सही परिभाषा है, क्या है, आदेशों का पालन करना, दूसरा कह रहा है रटना, तीसरा कह रहा है अनुभवों और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन और चौथा कह रहा है दूसरों के साथ काम करना। तो इसका जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अनुभवों और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था तो किस मनोवैज्ञानिक ने किया था। पहला कह रहा है कोहलर ने, दूसरा कह रहा है योकम ने, तीसरा कह रहा है थॉर्नडाइक ने और चौथा कह रहा है हल ने। तो इसका जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा थॉर्नडाइक ने। प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, थॉर्नडाइक ने किया था। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य है उसके किससे है, सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से, धार्मिक विकास से या फिर चारित्रिक विकास से। तो इसका जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सामाजिक विकास से। किससे है, सामाजिक विकास से है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है। पहला कह रहा है बहिर्मुखी, दूसरा कह रहा है सैद्धांतिक, तीसरा कह रहा है भक्तिहीन, चौथा कह रहा है राजनैतिक। तो इसका जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बहिर्मुखी। क्या हो जाएगा, बहिर्मुखी। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी या फिर सभी। तो इसका जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अंतःमुखी। क्या हो जाएगा, अंतःमुखी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चिंतन के साधनों में एक है संकेत, रटना, गुणों का विश्लेषण या फिर सामान्यीकरण। तो इसका जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा संकेत। क्या हो जाएगा, संकेत। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है उद्दीपक, रुचि, आवश्यकता या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्मरण एक आदर्श पुनरावृत्ति है, ये कथन किसका है, स्काउट का, जैक्स का, रायबर्न का या फिर रॉस का। तो इसका जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा, ये कथन था स्काउट का। किसका था, स्काउट का। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सृजनात्मक बालक की विशेषता है, यह सृजनात्मक बालक की विशेषता है कि वह क्या है, संवेदनशील होता है, परिहार प्रिय होता है, जिज्ञासु होता है, उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रायड के अनुसार आक्रामकता का कारण है उच्च अधिगम, उद्दोलन, जिज्ञासा या फिर उपलब्धि प्रेरक। तो इसका जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उद्दोलन। क्या हो जाएगा, उद्दोलन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जन्म के समय शिशुओं के भीतर कितने संवेग पाए जाते हैं, 4, 2, 3, 6। तो इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 2। अधिगम का सूझ का सिद्धांत दिया था, अधिगम का सूझ का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था, कोहलर ने, पावलोव ने, फ्रॉबेल ने या फिर डाल्टन ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कोहलर ने। किसने दिया था, कोहलर ने दिया था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोहलर ने जिस चिंपैंजी पर प्रयोग किया था तो उसका क्या नाम था, सुल्तान, मुल्तान, शेखर या फिर आज़ाद। तो इसका जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सुल्तान। क्या था, सुल्तान। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं जीन पियाजे, स्टेनले हॉल, स्पेंसर या फिर वुडवर्थ। तो इसका जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जीन पियाजे थे। कौन थे, जीन पियाजे थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं वाइगोत्स्की, हरलॉक, थॉम्पसन या फिर वुडवर्थ। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वाइगोत्स्की। कौन थे, वाइगोत्स्की थे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो यहीं तक के हमारे क्वेश्चन थे, अब आगे नहीं है, वो मैं आपको अगली क्लास में फिर लेके आऊँगी। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक के क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर समझा होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने थ्योरी क्लास ना देखा हो तो उनको देखिए, जिससे क्या होगा आप लोग चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाओगे और जो क्वेश्चन के आंसर हैं वो भी आप लोग बेहतर तरीके से दे पाओगे। इसलिए आपको क्या करना है, थ्योरी की क्लास को बहुत अच्छी तरीके से समझते चलना है, तभी आप लोगों को क्वेश्चन भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग क्या करिएगा, वीडियो को दोस्तों तक शेयर करिएगा, जिससे क्या उनकी हेल्प हो सके। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए आज क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।